बरसात में रोज रोज तीखे पकौड़े बनाने वाली देवरानी जेठानी। कितना सुहाना मौसम हो रहा है। इस बरसात में तीखे पकौड़े खाने को मिल जाए तो हो मजा आ जाएगा। कितनी तेज बारिश आ रही है। अगर अभी इस वक्त में कार में नहीं होती तो गर्मा गर्म रसोई में आलू गोभी पालक पनीर प्याज जैसे कई सब्जियों के तीखे पकौड़े बनाकर खाती। कुछ देर बाद रीता और अनीता अपने ससुराल पहुंचती हैं। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह अनीता और रीता दोनों अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में आती हैं, जहां वो खिड़की से देखती हैं कि तेज तेज बारिश हो रही है। तभी दोनों देवरानी जेठानी एक साथ कहती हैं, अरे बारिश, अब तो गर्मा गर्म तीखे पकौड़े खाने चाहिए। क्या कहा जेठानी जी? पकौड़े? आप भी? हाँ देवरानी जी, मुझे भी बरसात में तीखे पकौड़े खाने बहुत पसंद है। लो जी, ये तो सोने पर सुहागे वाली बात हो गई। चलिए फिर मिलकर बनाते हैं दोनों देवरानी जेठानी बरसात में तीखे तीखे पकौड़े। हाँ तुम सब्जियां काट लो, मैं हरी मिर्च लाल मिर्च सिलबट्टे पर पीस लेती हूँ। इससे पकौड़े में तीखापन और भी अच्छे तरीके से आएगा। अब अनीता लाल और हरी मिर्च को सिलबट्टे पर पीस लेती है। इसके बाद रीता उन सभी मिर्चियों को पकौड़े के बैटर में मिलाती है और गर्मा गर्म तीखे पकौड़े बनाकर तैयार कर लेती है और कुछ देर बाद उसे डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे पकोड़े! अरे वाह, इतने सारे तरह तरह के पकोड़े। पर बहू, आज तो तुम्हारी पहली रसोई थी। हाँ, और हमारे यहाँ तो पहली रसोई में मीठा बनाया जाता है। मुझे तो लगा था कि बहू के हाथ से खीर खाने को मिलेगी। बहू, ये पकोड़े किस लिए बनाए हैं? वो माँ जी, बाहर बरसात हो रही है ना, और बरसात के मौसम में पकौड़ी नहीं खाए तो क्या खाए? बात तो सही है, चलिए अब पकौड़े खाते हैं। अब जैसे ही परिवार वाले पकौड़े खाना शुरू करते हैं, वहीं शिखा जैसे ही पहला बाइट पकौड़े का मुंह में लेती है तो फौरन उसे उगल देती है। भाभी, ये पकौड़े बनाए हैं, बम का खोला, इसे खाकर तो मेरे कान से धुएं निकल गए। बहू, ये कैसा पकौड़ा बनाया जिसमें मिर्च के सिवा कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा? ये कैसे पकौड़े बनाए आप दोनों ने, इतना तीखा? अरे हमारे परिवार में कोई इतना तीखा नहीं खाता, हम लोग सिंपल खाना खाते हैं। सिंपल खाना खाना तो ठीक है, पर पकौड़े वो तो बरसात में तीखे ही अच्छे लगते हैं। हाँ जेठानी जी, एकदम सही कहा आपने, बरसात में तो तीखे पकौड़े ही खाए जाते हैं। अब दोनों बहू का पहला दिन होता है, इसीलिए घर वाले कुछ नहीं कहते। इसी तरह अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी शाम को छत पर कपड़े उतारने जाती हैं कि तभी आसमान में बिजली कड़कती है, चारों तरफ काले बादल आते हैं और तेज तेज बारिश होने लगती है। अरे देवरानी जी, सारा टाइम क्या कपड़े उतारने में ही निकाल दोगी? देखो क्या कितनी तेज बारिश हो रही है। चलिए फटाफट तीखे तीखे पकौड़े बनाकर खाते हैं। हाँ हाँ जेठानी जी, जल्दी चलिए। अब एक बार फिर अनीता सभी हरी मिर्च लाल मिर्च को सिलबट्टे पर पीसती है। वहीं रीता पनीर प्याज गोभी पालक जैसे कई सब्जियों को काट कर उसमें सूखी लाल मिर्च का पाउडर और अनीता का दिया हुआ हरी मिर्च लाल मिर्च का पेस्ट पकौड़े के बैटर में मिलाकर तीखे तीखे पकौड़े तलने लगती है। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठा सारा परिवार पकौड़े की खुशबू सूंघकर, आज फिर मुझे पकौड़े की खुशबू आ रही है, बाहर बरसात भी हो रही है। क्या कहा? बरसात? अरे कहीं आज फिर इन दोनों देवरानी जेठानी ने बरसात में अपने तीखे तीखे पकौड़े न बना दिए हों। अरे नहीं, रोज रोज तीखे पकौड़े कौन खाता है, आज कुछ और बना होगा। तभी सामने से अनीता और रीता अपने हाथ से सभी को गर्मा गर्म पकौड़े परोसती हैं। आज फिर से पकौड़े? जी, बरसात हो रही थी ना, तो सोचा पकौड़े ही बना ले। अब एक बार फिर पूरा परिवार दोनों बहू के हाथ के तीखे पकौड़े खाने शुरू करते हैं। तभी उनका माथा नाक गाल सब लाल पड़ जाता है और कानों से धुआं निकलने लगता है। हाय हाय दैया, जानकी तेरी इन दोनों बहू ने तो आज फिर पकौड़ों में ठोक ठोक कर रगड़ रगड़ कर मिर्ची डाला हुआ है। इसे खाकर तो मेरे पेट के पुर्जे पुर्जे हिल गए। बहू, तुम्हारे हाथ के ये रोज रोज तीखे पकौड़े खाकर तो मेरा पेट गैस का गोदाम बन गया है, किसी दिन फट जाएगा। हमसे नहीं खाए जाएंगे ये तीखे पकौड़े, तुम ही खाओ। अब सभी लोग भड़क कर डाइनिंग टेबल से उठकर चले जाते हैं। तभी दोनों देवरानी जेठानी पकौड़े को खाती हुई, जेठानी जी कहाँ तीखे हैं पकौड़े? मुझे तो लगता है इसमें अभी और मिर्ची की कमी है। हाँ सही कह रही हो देवरानी जी, मुझे भी ये कुछ खास तीखा नहीं लग रहा है। कल से मिर्ची की पूरी बरनी ही बेसन में लपेट देंगे। अब ऐसे ही बरसात में दोनों देवरानी जेठानी रोज रोज तीखे पकौड़े बनाती थी, जिसे खा खा के पूरा परिवार परेशान हो गया था। तभी एक दिन निधि और शिखा अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से भीगती हुई घर आ रही होती हैं। अरे शिखा निधि, बारिश तो बहुत तेज हो रही है, चलो हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर ही चलते हैं। हाँ सही कहा, इसी बहाने शिखा और निधि की आई दोनों नई भाभी के हाथ से बरसात में गर्मा गर्म पकौड़े भी खा लेंगे। क्या मेरे पकौड़े?
हाँ क्या हुआ, घबरा क्यों गई? खिलाना नहीं चाहती हो क्या? मैं तो खिलाना चाहती हूँ, पर डर इस बात का है कि तुम खा पाओगी कि नहीं। क्यों नहीं, चलो मेरे घर चलो। अब सुप्रिया और दीपिका को लेकर शिखा निधि घर पहुंचती हैं कि तभी निधि और शिखा के बोलने से पहले ही अनीता और रीता गर्मा गर्म पकौड़े उनके कमरे में लेकर आती हैं। अरे वाह, तुम्हारी भाभी ने तो गर्मा गर्म पकौड़े बना भी दिए। चलो अब तुम सब बरसात में गर्मा गर्म पकौड़े का स्वाद लो, हम दोनों देवरानी जेठानी चलती हैं। अब जैसे ही सुप्रिया और दीपिका पकौड़ों को खाना शुरू करती, उनके कान से धुआं निकलने लगता है। पानी, पानी। शिखा, तेरी भाभी ने कैसे पकौड़े बनाए हैं जिसमें सिर्फ हरी और लाल मिर्च का ही स्वाद आ रहा है? अरे निधि, अगर तेरी भाभी को पकौड़े खिलाने का मन नहीं तो पहले ही बोल देती। हमें इस तरह मिर्ची वाले पकौड़े खिलाने की क्या जरूरत थी? चल सुप्रिया, बाहर जाकर ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। इसी तरह रात को सुमन और योगेश बारिश में भीगते हुए ऑफिस से घर आ रहे थे। योगेश भैया, बारिश बहुत अच्छी हो रही है, चिकन शॉप से थोड़ी चिकन खरीद लेता हूँ, चिकन के पकौड़े बनाकर खाएंगे, मजा आएगा। हाँ, और आज तो मैं पहले ही अनीता को बोल दूंगा कि पकौड़े तीखे नहीं बनने चाहिए। अब योगेश सुमन चिकन शॉप से चिकन खरीद के घर आते हैं। अनीता, बाहर तेज बारिश हो रही है, तुम गर्मा गर्म चिकन के पकौड़े बना दो। बहू पकौड़े बनाती है तो बना, पर ये तीखे नहीं बनने चाहिए। हाँ ठीक है। दोनों देवरानी जेठानी रसोई में आकर, जेठानी जी क्या सच में पकौड़े तीखे नहीं बनाओगी? देवरानी जी, आपको लगता है कि हम रोज उस तीखे पकौड़े खाने वाली देवरानी जेठानी इस चिकन का फीका पकौड़ा बनाएंगी? अब दोनों देवरानी जेठानी ससुराल वालों के इतना समझाने के बाद भी चिकन पकौड़े में भी भर भर के मिर्च डालती हैं और कुछ डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं। योगेश बड़े ही शौक से चिकन पकौड़ा उठाकर खाता है कि तभी पीछे पैन से उसे तेज खांसी होने लगती है। पानी, पानी, पानी। बेटा, तू ठीक तो है ना? इतना समझाने के बाद भी तुम लोगों ने इतने तीखे पकौड़े बनाए हैं? नहीं तो, हमने तो बहुत कम मिर्ची डाला था। क्यों जेठानी जी? हाँ, डाला तो कम था, शायद आपके मुंह में छाले आ गए होंगे, इसीलिए आपको ये तीखा लग रहा है। भाभी, पकौड़े पूरे परिवार को तीखे लग रहे तो क्या सबके मुंह में एक साथ छाले आ गए? अब पूरा परिवार रोज रोज अपनी दोनों बहू के तीखे पकौड़े को खा खा कर परेशान हो गए थे। तभी एक दिन बरसात में भीगती हुई छाता लेकर सरला जानकी के घर आती है। अरे सरला, इतनी बारिश में क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं तुझे ये बताने आई थी कि हमारी सोसाइटी में सभी बहू का तीखे खाने का कॉन्सर्ट हो रहा है और जिनकी बहू जीतेंगी उन्हें पूरे 10,000 रुपए मिलेंगे। तभी ये बातें सुनकर अनीता और ऋतु, क्या 10,000? माँ जी, हम भी कॉन्सर्ट में हिस्सा लेंगे। देवरानी जी सोचिए, 10,000 आप जीतेंगी, 10,000 में, पूरे 20,000 रुपए मिलेंगे हमें। हाँ हाँ, दोनों बहू अपनी कमर कस लो जीतने के लिए। सरला के वहाँ से जाने के बाद, माँ जी बोलिए ना, हम भी कॉन्सर्ट में हिस्सा ले लें। हाँ हाँ ले लो, पर एक शर्त पर, अगर तुम इस कॉन्सर्ट में हार गई तो तुम कभी अपने ससुराल में तीखा खाना नहीं बनाओगी। तीखा खाना बनाने में तो हम चैंपियन हैं। हाँ माँ जी, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है। 2 दिन हल्की हल्की बारिश में सोसाइटी की सभी बहुएं घर के बाहर हो रहे स्पाइसी फूड कॉन्सर्ट में एक फेमस शेफ के लिए अपने तीखे पकवान बना रही होती हैं। देवरानी जी, पूरी कोशिश करना, हमें इस तीखे पकवान के चैलेंज को जीतना है। अब कुछ देर बाद सोसाइटी की सभी औरतें फेमस शेफ को अपना स्पाइसी फूड बनाकर खिलाती हैं। अमेजिंग मिसेस तान्या, आपका खाना बहुत अच्छा बना है। कुछ देर बाद अनीता और रीता का खाना भी शेफ के आगे सर्व किया जाता है। कितना बकवास खाना बनाया है। अभी इसे मेरे सामने से ले जाओ। तीखा खाना बनाने को बोला था, लेकिन इसमें तो ठीक तरीके से नमक भी नहीं डाला गया है। आप अभी इस कॉन्सर्ट से डिस्क्वालीफाई होती हैं। पर हमने तो अच्छे से मसाले का इस्तेमाल किया था। चलिए जेठानी जी, अब बोलकर कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। अब दोनों बहू अपना मुंह लटकाकर घर आती हैं। क्या हुआ, कॉन्सर्ट जीती तुम दोनों? नहीं माँ जी, हम डिस्क्वालीफाई हो गए। अच्छा, डिस्क्वालीफाई? फिर अपने वादे के अनुसार तुम्हें याद है ना कि तुम आज से कभी इस घर में तीखा खाना नहीं बनाओगी? हाँ माँ जी, याद है, हम कभी तीखा खाना नहीं बनाएंगे। अब तो हमें खुद तीखे खाने से गुस्सा आ रहा है बहू के वहाँ से जाने के बाद। आखिर ये दोनों हार कैसे गई? ये तो तीखा बनाने में बहुत माहिर है। हारी नहीं है, मैंने हरवाया है इन्हें। मैंने ही इनकी हरी मिर्च के मसाले में सूखा शिमला मिर्च पाउडर और लाल मिर्च के पाउडर में सूखा टमाटर पाउडर मिला दिया था, ताकि ये दोनों वो कॉन्सर्ट हार जाए और घर में कभी तीखा खाना ना बनाए। क्या बात है माँ, आपने तो कमाल कर दिया। तालाब नदी किनारे 2 काली गोरी बहनों का ससुराल।
तुम दोनों सारे पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो, क्योंकि नदी के पार वाली तुम्हारी बुआ ने तुम दोनों के कहने पर तुम्हारे लिए नदी के पार लड़के देखना शुरू कर दिया है। माँ, जैसी इसकी काली शक्ल है उस हिसाब से उसका ससुराल नदी के पास नहीं नाले के पास देखना चाहिए। कथा, ये क्या तरीका है अपनी बड़ी बहन से बात करने का? अगर तुम गोरी हो और वो काली है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका ऐसे मजाक बनाओ। आशा की डांट सुनकर कथा मुंह बनाकर कॉलेज जाती है। कुछ देर बाद काजल भी कॉलेज आती है। काजल आते ही कथा की सारी दोस्त काजल के पास चली जाती हैं। कुछ सवाल पूछना है। अच्छा हुआ दीदी जो आप आ गए, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे। 10 मिनट में एग्जाम शुरू हो जाएगा, जल्दी से बता दो ना। कथा की बच्ची से कुछ भी पूछो तो कुछ नहीं बताती है। पता नहीं हर कोई इस काली का फैन क्यों है। ये सब देख कथा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और बहुत जल्द दोनों बहन का रिजल्ट आता है और बहुत जल्द काजल का रिश्ता आता है। पर काजल का काला रंग देखकर वो लड़के वाले कथा को पसंद करके चले जाते हैं। समय यूं ही बीतता है और एक बार फिर आशा काजल के लिए रिश्ता देखती है और इस बार लड़के वाले काजल को पसंद करके चले जाते हैं और बहुत जल्द आशा अपनी दोनों बेटी की शादी नदी के पार करवा देती है। जहां एक बहन का घर नदी के इस तरफ था तो दूसरी बहन का घर नदी के दूसरी तरफ। आओ बहू, यह है तुम्हारा ससुराल। कैसा लगा अपना नदी के पास वाला ससुराल? मैंने जितना सोचा था मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि नदी के इस तरफ काजल का घर था, इसलिए वो आते ही अपने घर में चली जाती है और नदी के दूसरी तरफ कथा का ससुराल था, इसलिए उसे नाव से नदी पार करनी पड़ती है। मैं जानता हूँ कथा, शादी की वजह से तुम पहले ही काफी थक गई होगी, ऊपर से नाव में बैठकर नदी पार करना। ऐसा मत बोलो, मेरा तो सपना था कि जब मैं अपने ससुराल जाऊं तो इसी तरह नाव में बैठकर नदी पार करूं। अगर ऐसी बात है भाभी तो आपका सपना पूरा हो गया। कुछ देर में कथा अपने ससुराल वालों के साथ अपने घर में जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। क्योंकि अब गर्मी आ चुकी थी, इसलिए लोग नदी में आकर नहाना शुरू कर देते हैं। तो वहीं कुछ लोग नदी के ही पास बैठकर कपड़े धोते हैं, जिस वजह से नदी गंदी होने लगती है, साथ ही बदबू आनी शुरू हो जाती है। माँ जी, शुरू में नदी का पानी कितना साफ था। रात में जब सोते थे तो ठंडी ठंडी हवा आती थी, पर कुछ दिनों से नदी में से बदबू आ रही है। बहू, अब क्या कर सकते हैं, गर्मी में लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, तो बदबू तो आनी ही है। पर माँ जी, अगर नदी का पानी गंदा हो गया तो वो अपने आप साफ नहीं होने वाला। देखिए ना, अब तो नदी में हरी हरी घास भी पैदा हो गई। मैं सोच रही हूँ कि इन्हें साफ कर दूं, इसी बहाने नदी की कुछ सफाई भी हो जाएगी। सही कहा भाभी आपने, मैं इसमें आपका पूरा साथ दूंगी। वैसे काफी दिन हो गए मिट्टी के चूल्हे का खाना खाए हुए। मैंने मिट्टी का चूल्हा बना दिया है, आप आज शाम को मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना। इतना बोलकर काजल और शीला नदी के पास से पैदा हुई घास काट कर हटाने लगती है। साथ ही नदी के पास जो थोड़ा सा कूड़ा जमा था उसे भी निकालकर साफ कर देती है। ये सब कुछ अपने घर की छत से कथा देखती है। आखिर इसकी जिंदगी में इतनी खुशियां कैसे हैं? शादी से पहले भी हर कोई इसके आसपास घूमता था और शादी के बाद भी। देखो कैसे इस काली का पूरा ससुराल इसके साथ रहता है। बहू, यहाँ से खड़ी खड़ी बस अपनी बहन को देखती रहोगी या कभी उससे मिलने भी जाओगी? आज मैं सोच रही थी कि अपनी दोस्त से मिल लाऊं, इसी बहाने तुम भी अपनी बहन से मिल लेना। नहीं माँ जी, मुझे उस कलूटी का चेहरा देखने का कोई शौक नहीं है। मैं जब भी उसे देखती हूँ मेरा दिन खराब चला जाता है। पर भाभी, वो तो आपकी सगी बहन है, फिर आप उनके लिए ऐसी बातें कैसे बोल सकती हैं? कथा करिश्मा और शांति की किसी भी बात का जवाब नहीं देती और वहां से नीचे चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और इस बार जब नदी के पास कुछ देर करिश्मा और कथा बैठकर बातें कर रही होती हैं तो वो देखती हैं कि नदी के दूसरी तरफ शांति, सुमित्रा और काजल एक साथ काफी हंसी ठिठोली कर रही हैं। देख रही हो करिश्मा, माँ जी मेरी काली बहन के साथ और उसके परिवार के साथ कितने खुश हैं। पता नहीं ये काली क्या जादू कर देती है लोगों पर। भाभी, जादू रंग रूप का नहीं, इंसान की अच्छाई का होता है। इतना बोलकर करिश्मा वहां से उठकर चली जाती है और अब कथा से अपनी काली बहन की खुशी और बर्दाश्त नहीं होती और वो उसे परेशान करने के लिए एक दिन घर का सारा काम खत्म करके कूड़ा बाहर फेंकने जाती है। और तभी उसकी नजर अपनी बहन पर पड़ती है जो शाम के वक्त सभी के लिए घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर कुल्हड़ वाली चाय बना रही होती है। ये देख अपनी बहन को परेशान करने के लिए कथा उस कूड़े में कुछ पत्थर डालकर नदी के किनारे फेंक देती है और नदी के गंदे पानी के कुछ छींटे काजल की चाय में चले जाते हैं। कथा, ये क्या बदतमीजी है? हमें नदी को साफ करना है और तुम इसी नदी में कूड़ा डालकर उसे गंदा कर रही हो। तुम्हारी वजह से मेरी चाय खराब हो गई। अब तुम्हारे ससुराल वाले इतने गरीब तो है नहीं कि उनके घर में रसोई ना हो। रसोई में क्यों नहीं चाय बनाती?
क्या जरूरत है नदी के पास चाय बनाने की? आज मैंने कूड़ा फेंका तो गंदा पानी तुम्हारे खाने में चला गया, कल को क्या पता नदी का मेढक निकल के तुम्हारी चाय में डूब जाए। कथा अकड़ कर और बदतमीजी दिखाकर वहां से चली जाती है और अंदर जाकर हंसने लगती है। पर यह सब कुछ शांति देख लेती है और नाव से नदी पार करके अपनी दोस्त के पास जाती है। माफ करना सुमित्रा, मेरी बहू ने आज जो हरकत की वो सही नहीं थी। कोई बात नहीं शांति, वैसे भी इन दोनों बहन की बीच का मामला है, इसमें हम दखल ना ही दे तो अच्छा होगा। माफी मांगकर शांति घर आती है और कथा को समझाती है, पर कथा अपनी सास की एक नहीं सुनती। समय गुजरता है और आए दिन कथा अपनी बहन को परेशान करने के लिए कोई ना कोई हरकतें करती है। ऐसे ही एक दिन नदी में एक बड़ा सा जाल लगाकर कथा उससे सारा कूड़ा जमा कर लेती है और सारा कूड़ा नाव में रखकर नाव चलाती हुई नदी के दूसरी साइड जाकर सारा कूड़ा काजल की साइड छोड़कर वापस आ जाती है। कथा, ये तुम क्या करके जा रही हो? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, तुम अपना गंदा कूड़ा हमारी तरफ क्यों कर रही हो? मैं तो बस अपनी तरफ की नदी साफ कर रही हूँ। कूड़ा फेंकने की कोई जगह नहीं मिली तो तुम्हारी तरफ आ गई। गड्ढे में कूड़ा डालने पर वहां पहुंचने से पहले जाल फट गया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? अब मैं तो तुम्हारी तरफ की नदी साफ करने से रही। भाभी, आप अपनी बहन के साथ सही नहीं कर रही हैं। करिश्मा, मेरी काली बहन ना इसी के लायक है। एक बार फिर अपनी बहन को परेशान करके कथा को काफी अच्छा लगता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ कथा जानबूझकर अब नदी के पास गंदे बर्तन, कपड़े धोती, कूड़ा नदी में फेंकती और अपनी तरफ के घास काटकर उन्हें भी नदी के दूसरे किनारे तक फेंक देती, जिससे नदी काफी ज्यादा गंदी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन शांति जब नदी पार करके सुमित्रा की तरफ जा रही होती है तो उसे काफी गंदी बदबू आती है, जिसके बाद वो सुमित्रा के साथ बाजार जाते हुए बातें करती है। सुमित्रा, भले ही तुम्हारी तरफ गंदगी ज्यादा है पर नदी तो पूरी गंदी हो गई है। अब बहुत ज्यादा बदबू आती है। ऊपर से मेरी बहू है जो समझने को तैयार ही नहीं। मैंने तो उसका गोरा रंग देखकर उसे पसंद किया, पर अब समझ आ रहा है इंसान का गोरा रंग नहीं, उनके संस्कार देखे जाते हैं। ऐसा मत बोलो बहन, ऐसी बातों से तो दोनों बहन के बीच की दूरियां और बढ़ेंगी। हमें नदी सफाई में दोनों बहनों को लगा देना चाहिए। क्या पता इस तरह उन दोनों की दूरियां खत्म हो जाएं। अब दोनों दोस्त आइडिया बनाकर घर आती हैं और अपनी बहू से नदी सफाई की बात करती हैं। माँ जी, मैं तो बस आपकी परमिशन के लिए रुकी थी। अब हम खुद से ही नदी साफ नहीं कर सकते, मुझे सरपंच के पास जाना होगा। अमित जी, मुझे इसमें आपकी जरूरत है। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चलो आज सरपंच के घर चलते हैं। नदी साफ करवाने के लिए अमित और काजल सरपंच के घर जाते हैं तो वहीं शांति के बार बार कहने पर भी कथा कुछ नहीं करती और यह सब देखकर दिवाकर कथा से परेशान हो जाता है और उससे उखड़ा उखड़ा रहता है। तो वहीं शांति भी अब अपनी बहू से सीधे मुंह बात नहीं करती। कुछ दिनों में सफाई वाले आकर नदी की सफाई करके चले जाते हैं, जिस वजह से हर कोई काजल की तारीफ करता है। ये देख दिवाकर को अपनी पसंद पर पछतावा होता है। देख रही हो, तुम्हारी बहन भले ही रंग रूप की काली है पर वो कितनी समझदार है। अगर मैंने तुम्हारा गोरा रंग न देखकर तुम्हारी बहन से शादी की होती तो आज मेरी बीवी की तारीफ होती, पर तुम तो कभी चाहती ही नहीं कि तुम्हारा या हमारा नाम हो। तभी तो तुमने सिर्फ नदी को गंदा किया। अरे कुछ सीखो अपनी बहन से। अगर इसी तरह अपनी बहन से नफरत करती रही तो एक दिन मुझे भी तुमसे नफरत हो जाएगी। हर किसी का झुकाव काजल की तरफ था। अब कुछ ही काम होता, हर कोई काजल के पास जाता। ये देखकर कथा को अपनी गलती का एहसास होता है। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी तरह क्यों नहीं बन पाई। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए खुद नीचे गिरती रही और आज मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। रंग तो भगवान की देन है पर कर्म तो हमारे हाथ में है। मुझे माफ कर दो दीदी। आज पहली बार तूने समझदारी वाली बात की है। अब माफी मांगना बंद कर और गले लग जा।